ओके, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, ऑल्टरनेटिंग करंट। अपना ईएमआई हो चुका था, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो चुका था। अब क्या स्टार्ट करना है? ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करना है। अब देखो इसमें इसके ना नोट्स, इसके नोट्स है वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी कंसेप्ट पे, प्रॉब्लम पे फोकस करना है। ओके, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? हमने करंट ऑलरेडी स्टडी कर ली है, जस्ट स्टडी किया था। जैसे कि रेजिस्टर, यहाँ पे से बैटरी है, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी, 20 ओम का कुछ रेजिस्टर है, तो इसमें क्या करंट पास होगा। तो इधर इक्वेशन क्या होगी? V इक्वल टू आई आर। तो V अपने 10 है, R कितना है? 20। तो I इधर से कितना मिल जाएगा? 0.5 एम्पियर। अब ये जो करंट है, इस करंट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? अब तुम अभी देखो इसको, 10 मिनट बाद देखो, 20 मिनट बाद देखो, करंट क्या इतना ही जा रहा होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी ऐसे ही घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज भी घूम रहा होगा। तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो हमने ईएमआई में लास्ट टॉपिक पढ़ा था, क्या था वो? एसी जनरेटर। वो पार्ट अगर याद हो, नोट्स में से देख सकते हो, उसमें जो अपनी ईएमएफ है ना, वो ईएमएफ की इक्वेशन ये है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा। अब सपोज मैं ऐसा वोल्टेज इधर दूं, तो करंट जो है, मैं अगर इक्वेशन लगाऊं V इक्वल टू आई आर, ये वोल्टेज दे रहा हूं, तो I इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन आर साइन ओमेगा। अब सोचो, इसकी अगर बात करें, ये करंट कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? I जो यहाँ पे दैट इज व्हाट? अ फंक्शन ऑफ t। इसका ग्राफ बना होगा, इसका ग्राफ कैसा है? साइन है, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो इधर से पता चलता है कि ये जो करंट होता है कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव में भी जा रहा है, वापस 0 हो रहा है। तो वैल्यू क्या है? चेंज हो रही है। और एक और चीज नोट करो, ये पार्ट प्लस है, ये पार्ट माइनस है, ये पार्ट क्या दिखाता है? डायरेक्शन। सपोज पहले करंट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके बाद ये नेगेटिव साइकिल में करंट क्या होगा? उल्टी डायरेक्शन में। तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हमने डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ लिया, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ये वाले करंट के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला टॉपिक स्टडी करेंगे, अपना पूरा फोकस इस पर रहेगा। ओके, तो पहला जो अपना लेक्चर है आज, वो किस पे होगा? इक्वेशन पे होगा, करंट पे। नोट्स ग्रुप में भेजे हुए, ये एक्सैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स जो ग्रुप पे भेजूंगा उसमें से ही लिखना है। ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ वो कंसेप्ट के लिए, तो वो रफ में लिख सकते हो, पर नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये था जो डिस्कस किया, उसको समराइज कर लेते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फर्क होता है। अगर हम इसकी बात करें, डायरेक्ट करंट, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर चेंज ना हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या कहते हैं? मुझसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। इस केस में क्या था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो चेंज तो हो रहा है, ठीक है, चेंज तो हो रहा है, पर और क्या ध्यान दो? ग्राफ देखो, साइन आए या कॉस आए, कोई भी चलता है, उसमें मेन क्या चेंज तो हो रहा है, पर क्या हो रहा है? पीरियडिक हर एक टाइम बाद क्या रिपीट हो रहा है, टाइम इंटरवल बाद। तो एक और टर्म क्या जरूरी है? इसमें पीरियडिकली चेंज होना चाहिए। तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, इसका ग्राफ कैसा? अगर साइन लूं मैं, तो ये इक्वेशन आ सकती है। ठीक है, अब इसमें एक और
ऑल्टरनेटिंग करंट हो सकता हूँ क्या? ये तो है, अभी देखा हमने साइन ओमेगा टी हो या कॉस हो, ये ऑल्टरनेटिंग होगा, ये होगा क्या ऑल्टरनेटिंग? जज करना चाहिए, वीडियो पॉज करो, खुद सोचो, ये डेफिनेशन फॉलो करना है, ठीक है? तो उसमें सोचो कि करंट पीरियडिक होगा, ठीक है? सोचिए मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, प्लस माइनस, और वो देखो ऑल्टरनेट हो रहा है, तो ये भी क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट है, बिल्कुल बोलते, ठीक है? तो जरूरी नहीं है ऐसा ही करेगा, जैसे चेंजेस भी आप अपना मेजरली फोकस इस पे करें, ठीक है? दूसरा एक और पार्ट हम प्रैक्टिकली देखें, अपने वहां ये सब सॉकेट और वो सब है, तो उसमें क्या मिलता है बताओ? तो ये सॉकेट और उस समय हम अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं, एसी चल रहा है, किस पे चलता है वो? एसी या डीसी पे? किस पे चलता है? एसी पे चलता है। अगर हम अपने फोन की बात करें, बैटरी की बात करें, तो वो किस पे चलती है? डीसी पे चलती है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जो कमर्शियली अपने पास जो अवेलेबल होता है, रेजिडेंशियल देखो या इंडस्ट्रियल साइड देखो, तो कौन सा अवेलेबल होता है? ये सॉकेट वाला, मतलब कौन सा? एसी अवेलेबल होता है। उसके ना रीजन है, प्रैक्टिकली जब ये डेवलप हो रहा है, इसकी इंजीनियरिंग और साइंस जब डेवलप हो रहा था, तो उधर डिबेट चल रही थी कि भाई एसी बेटर है या डीसी बेटर है, कुछ रीजन होने चाहिए। तो जिसमें स्टडी हुई उससे क्या पता चला? प्रैक्टिकली एसी बेटर है डीसी से, प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। क्यों? दो बेसिक रीजन है उसके। पहला क्या है? एक तो एसी हमने कैसे बनाया है, लास्ट चैप्टर में देखा है। एसी को कैसे बनाते हैं, क्या यूज करते हैं? जनरेटर। जनरेटर हर जगह कमर्शियली अवेलेबल होता है, पावर प्लांट और वो सब जगह जनरेटर ही मिलता है, तो इसको प्रोड्यूस करना क्या इजी है, एसी की बात करें। और दूसरा, जो पावर प्लांट होते हैं वो कोई यहाँ पे सिटी में थोड़ी होता है, वो तो बहुत दूर होते हैं। तो पावर प्लांट से सिटी में तुम्हें करंट ट्रांसमिट करना हो, वोल्टेज ट्रांसमिट करना हो, तो वायर से ट्रांसमिट होगा। वो वायर में क्या हीट लॉस होती है, लॉस होता है। अब अगर हम डीसी की बात करें ना, तो वो लॉस बहुत ज्यादा होता है। एसी में थोड़ा मैनिपुलेट करके ये हीट लॉस को क्या मिनिमाइज करते हैं। मैं मिनिमाइज करूं तो हीट लॉस क्या अपना कम होगा। अब लॉस कम हो तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या फायदा होगा? इकोनॉमिकली क्या है, ये चीज है, इकोनॉमिकली चीज, ठीक है? बहुत इसलिए प्रेफरेंस अपना किस पे रहता है? एसी पे। अगर तुम्हें डीसी चाहिए, एसी ही अवेलेबल है, ये सॉकेट में देखोगे तो एसी ही है अपने पास, तो एसी से मैं डीसी कैसे लाऊं? तो नोट किया होगा, अगर मैं अपने फोन को अगर मैं चार्ज करूं, तो जो चार्जर होता है प्लग, उसके साथ मैं एडेप्ट कर सकता है। मैं डायरेक्ट को प्लग में कनेक्ट नहीं कर सकता सॉकेट में, इसके साथ अपना चार्जर होता है, क्या एडेप्टर होता है, वो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है? तो अलग से मतलब क्या डिवाइस हमें यूज करना पड़ता है। या फिर दूसरा केस, रिमोट की अगर बात करें, जो रिमोट कंट्रोल सब होता है उसमें क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं, क्या प्रोवाइड? डीसी प्रोवाइड, ठीक है? बाकी बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलेगा? एसी मिलेगा। ओके, अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे हैं, उस पर फोकस है। तो मैं सपोज ये इक्वेशन ऑल्टरनेटिंग करंट की, अब ये जो इक्वेशन है, अब मैं प्रैक्टिकली देखूं तो ये डिवाइस देख रहे हो, जैसे एसी है, वो इस पे ये जो एसी हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। अब ये इतने सारे सब रीडिंग दिए, मैन्युअल्स दिए, यहाँ पे इधर देखो वोल्टेज भी लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैं तुम बताओ ना, तो क्या लिखा हुआ है पता है? 230 वोल्ट, अगर ये रेटिंग देखें हम 230 वोल्ट, और क्या लिखा है? 50 वोल्ट, ऐसा लिखा है। अब इसमें इक्वेशन तो लिखी नहीं है, क्या लिखा है? वैल्यू लिखी हुई है। तो डे टू डे लाइफ में देखें तो हर एक को थोड़ी इक्वेशन पता होती है। इक्वेशन तो हमें पता है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं। प्रैक्टिकली देखो तो क्या वैल्यूज पता होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा?
इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू। इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, वैल्यू। बहुत सारे तरीके, कभी कोई चीज को वैल्यू देनी हो, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है कि भाई तुम सब अगर फिजिक्स के मार्क्स आए कुछ, अब मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, सबके नो डाउट अलग अलग मार्क्स आए, पर मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू अगर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, हर एक का मार्क्स का एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सी वैल्यू मिलेगी, एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एवरेज वैल्यू ले सकता हूँ, या फिर हर बार एवरेज नहीं चलता है, बहुत सारे टाइप की वैल्यूज आती है, एवरेज वैल्यू हो सकती है, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू दे सकता हूँ कि भाई जो मैक्सिमम है वही लेके चलते हैं। और भी आती है, हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी थी, याद हो तो, क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू, क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू, बहुत सारे टाइप की वैल्यूज आती है। तो आज हमें आज के लेक्चर में एवरेज वैल्यू स्टडी करना है और आरएमएस वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ये दो टाइप हम लिखेंगे। ओके, पहले एवरेज से स्टार्ट करते हैं, बाद में आरएमएस करेंगे, ठीक है, पहले एवरेज स्टार्ट करते हैं, बाद में आरएमएस करेंगे। एवरेज अगर देखें, एवरेज वैल्यू तो क्या होता है, एवरेज निकालना सबको ही आता है। अगर सपोज मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यूज है, डिस्क्रीट मतलब क्या, इंडिविजुअल डिस्क्रीट वैल्यूज है, सपोज मेरे पास x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये सब वैल्यूज है, और मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो ये तो तुम्हें पता है कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है, सबका समेशन करो, डिवाइड बाय n, मतलब x1 प्लस x2 जितने भी n तक सबका समेशन कर दिया, डिवाइड बाय n, ये क्या है, मेरी एवरेज वैल्यू है, ये सबको पता है, हमने किया भी होगा। पर अपने पास वैल्यू थोड़ी, अपने पास तो इक्वेशन है, sin ओमेगा t cos ओमेगा t, अपने पास इक्वेशन है, इक्वेशन की एवरेज वैल्यू कैसे निकालें, और इक्वेशन एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करना पड़ता है, ये जो समेशन साइन है बस वो किसमें चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो अगर इक्वेशन आए, ठीक है, एक एग्जांपल अगर तुम्हें कहूं तो ऐसे कोई इक्वेशन है x इक्वल टू t क्यूब, तुम्हें इसका एवरेज निकालना है, तो ऐसे केस में एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे लिखना होता है, x एवरेज इज इक्वल टू, x का इंटीग्रेशन कर रहे हो, मान लो t है, t का फंक्शन है, तो x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपॉन कहां से कहां, इंटरवल होना चाहिए कि कहां से कहां इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना। तो एक तरह की लाइन होती है, इधर से इधर में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये वाला पार्ट तुम्हें ध्यान रखना, ये इक्वेशन टाइप से लिखते रहो, ये अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं कि इंटीग्रेशन x dt अपॉन डिफरेंस, ठीक है, इक्वेशन, ये वाला पार्ट पर अपना फोकस है। एक और पार्ट, सपोज इक्वेशन दी है, मुझे एवरेज निकालना है, ये रहता है, कुछ जगह इक्वेशन ना दी होगी, ग्राफ दिया होगा, तो जैसे कोई ग्राफ दिया, ग्राफ दिया है, और तुम्हें यहां से यहां तक एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इस केस में क्या करेगा, ग्राफ दिया हो तो भी इजी है, मीनिंग पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया निकालो अपॉन डेल्टा टी, मतलब क्या होगा, ये पार्ट, ये इंटरवल, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, एवरेज मिल जाएगा। तो अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफिकली तुम्हें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, एरिया अपॉन लेंथ, लेंथ का मतलब क्या, इंटरवल, ये t1 से t2 जा रहा है ना, ये इंटरवल, ये क्या हो गया मेरी लेंथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला की साइड पे लिखते रखो, ये दो फॉर्मूला है, इसके बेस का मैं पहले फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज कैसे इक्वेशन दी हो तो ये, ग्राफ के बारे में पता हो तो ये भी, ठीक है, ये दो इक्वेशन। ओके, पहला क्वेश्चन स्टार्ट में करते हैं, दूसरे बार में ट्राई करो अपने। सपोज मैं ऐसी इक्वेशन दे रहा हूं, i इक्वल टू i नॉट
साइन ओमेगा टी या फिर आई इक्वल बाय 1 cos ओमेगा टी। तो मैं ऐसी कोई इक्वेशन देता हूं, ठीक है। साइन और cos डजंट मैटर, यहाँ पे आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें मुझे एवरेज निकालना है, फाइंड आई एवरेज, एवरेज करंट निकालना है। तो इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में क्या है, फॉर कंप्लीट साइकिल, एक पूरी जो साइकिल है उसमें निकालना है, और दूसरा देखिए तो फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल से निकालें, कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें सॉल्व कैसे करें, देखो इक्वेशन आ रही है, तो अगर ये पहला पार्ट हम सॉल्व करें, अगर अपनी इक्वेशन आ रही है तो इक्वेशन का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करना चाहिए कि आई कैसे लिखेंगे, आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt अपॉन डेल्टा टी। एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो डेल्टा टी मतलब क्या है, वो टाइम हुआ, तो टाइम क्या है, टाइम पीरियड के बराबर है। कैपिटल टी लिमिट क्या डालोगे, एक साइकिल है तो 0 से t, ठीक है, बराबर जब से क्या है एवरेज वैल्यू है। तो अब इसका बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, आई नॉट बाई टी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन ओमेगा टी डी 0 से t, ठीक है। अब देखो इसका मुझे आंसर निकालना है, इसका इंटीग्रेशन अगर तुम आंसर हो सकते करके आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। पर एक बेटर तरीका अपने पास, साइन का ग्राफ पता है, साइन ओमेगा टी की बात कर रहे हैं, ऐसा ग्राफ होता है। एक कंप्लीट साइकिल मतलब क्या होता है, ये 0 यहाँ पे। अब इसका सोचो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन मतलब क्या है, क्या निकालते हैं, एरिया, जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या होता है 0। तो एवरेज वैल्यू क्या है, पर किसके लिए 0 आएगा, पूरे साइकिल के लिए, ठीक है ना, जितना प्लस है उतना क्या होगा माइनस होगा। अब देखो ये जो मैंने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, साइन के लिए, मतलब थोड़ी साइन आए, साइन की जगह कॉस भी आ सकता है। कॉस का ग्राफ तुम्हें पता हो तो उसमें भी सेम ही होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, 0 से t से जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा ये नेगेटिव। तो इसमें भी एवरेज क्या आएगा 0, ठीक है, इसमें एवरेज क्या आएगा 0। तो अब मुझे इंटरेस्ट किसका है, हाफ साइकिल, ये जो हाफ साइकिल है इसमें मुझे एवरेज वैल्यू निकालना। तो अब दूसरे पार्ट उसमें ट्राई करते हैं। तो दूसरे पार्ट में अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, जो करंट है उसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, हाफ साइकिल के लिए है, इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ से लिमिट करनी है इंटीग्रेशन, तो क्या है इंटरवल t/2, 0 से t/2। तो यहाँ पे आई नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये 2 नीचे t आएगा, क्या बचा है इसका इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी 0 से t/2। अब इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें क्या है पॉजिटिव है ना, कैंसिल तो नहीं सकते, इतनी हर चीज पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या कुछ आंसर आएगा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। साइन का इंटीग्रेशन अगर याद हो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट क्या है 0 से t/2, ठीक है। तो 2i0 बाई टी, पहले t/2 डालो, तो माइनस कॉस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2π/2, तो टी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर, माइनस कॉस, अब 0 डालोगे तो क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करो, एवरेज वैल्यू देखो 2i0, अब यहाँ पे इधर सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन का क्या माइनस होता है, साथ में क्या ओमेगा भी डालना पड़ेगा, ओमेगा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 2π/2। तो इधर अब इंटीग्रेशन देखो, ये t कैंसिल हो गए, 2 भी कैंसिल हो गए, तो एक i0 बचा, नीचे पार्ट बचा, इसका लिमिट डालो, तो देखो ये क्या है cos π, cos π जो होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
ये भी क्या है +1 कितना हो जाएगा, तो ये क्या है मेरी एवरेज वैल्यू है। तो ये वैल्यू किसके लिए, हाफ साइकिल के, ठीक है। कॉस दिया हो तो भी सेम ही आंसर आएगा। हाफ साइकिल के लिए क्या करना है, आंसर आएगा फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सिंपल लॉजिक है, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा माइनस, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हो, क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन, ग्राफ के बारे में पता हो, क्या निकाल लो, ये क्या निकाल लो, ठीक है। तो इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं अलग अलग। ओके, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अभी ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफिकल क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, फाइंड एवरेज करना फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 8, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। हमने शुरुआत में इस तरीके, अगर ग्राफ दिया हो और एवरेज वैल्यू निकालनी, क्या निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो, ठीक है ना, एरिया अपॉन लेंथ, इसका एरिया निकाल पाओगे। लेंथ मतलब कहां तक इंटीग्रेशन कर रहे, 0 से 8 कर रहे, क्या लेंथ आ रही। एरिया निकालने टाइम अपने आप ही ट्राई करना है, वीडियो पॉज कर लो, ट्राई करो। तो ये क्या ध्यान रखना, ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया नेगेटिव, ठीक है। एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, देखो क्या निकल रहा है। ओके, सॉल्व कर लिया हो, एक बार चेक करो। सपोज इसमें एरिया मुझे निकालना है, मैं इसका एरिया, ऊपर वाला एरिया A1 लेता हूँ, नीचे वाला एरिया A2 लेता हूँ। तो A1 मुझे निकालना हो तो A1 का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, ये ट्राइंगल जबकि रेक्टेंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी होगी 10, प्लस रेक्टेंगल का एरिया देखो, ये लेंथ कितनी होगी 2, ये कितना होगा 10, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है 2 इंटू 10, ये कितना हो गया 12। नीचे का एरिया अगर देखें तो क्या ट्राइंगल, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 2, 6 से 8, हाइट कितनी है उसकी 5, देखिए आ गया 5, और ये वाला पार्ट पे तो वैल्यू 0 मतलब क्या, इसका कोई एरिया नहीं होगा। तो टोटल एरिया का एवरेज करंट निकाल रहा है, तरीका हमें पता है, एरिया अपॉन लेंथ, तो एरिया कितना होगा 30 माइनस 5, ठीक है ना, नीचे का एरिया नेगेटिव है, लेंथ कहां से कहां इंटीग्रेशन कर रहे हो, 0 से क्या है अपना आंसर 25/10, ठीक है ना, ये अपना करंट है, ठीक है। ग्राफ है, डायरेक्ट एरिया निकाल दो, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और ग्राफ का प्रॉब्लम करते हैं, बाद में दूसरे बात करेंगे।
ओके, अब वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है कि वैल्यूज भी है, तो उससे डिफाइन कर देंगे, फाइंड V एवरेज फ्रॉम t इक्वल टू 0 to 9, ठीक है ना, ऐसा एवरेज निकालना है, तरीका तो तुम्हें पता है, ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं, देखो इसमें एरिया निकालते हैं, तो एरिया इसका कितना होगा, पहले इस ट्रायंगल को हम देखेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 3, हाइट कितना है 8, ठीक है, इन दोनों का सेम होगा या अलग होगा, सोचो, ये 0 से 3 है, 3 to 6 का मतलब क्या है, सेम इंटरवल होगा, हाइट भी सेम है, तो तीनों तीन का क्या कर सकता हूँ, इंटू 3 कर सकता हूँ, तो एवरेज वैल्यू मिलेगा V एवरेज क्या है, एरिया अपॉन लेंथ, तो ये एरिया ये कितना हो जाएगा, एरिया निकालो तो 12 into 3 33 अपॉन लेंथ कितनी होगी 9, आंसर क्या आएगा 4 वोल्ट, ठीक है। आई गेस जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसे ही सॉल्व किया होगा, आंसर भी आ गया होगा। अब अगर किसी ने ऐसे सोचा हो, ठीक है, ध्यान देना ये क्वेश्चन कराने का रीजन, मुझे ये बताओ हमने एवरेज निकाला 0 से, आंसर आ गया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब मैं एवरेज पूरे का नहीं निकालता हूँ, मैं सिर्फ इतने पार्ट का ही निकालता हूँ, मैं सिर्फ इतने पार्ट का एवरेज निकालता हूँ, सेम आएगा आंसर, याद रखा, वो सोचो, मैं पूरे का नहीं निकालता हूँ, मैं इधर ही निकालता हूँ, भले इधर पूछा हो 0 से 9, मैं 0 से 3 निकालता हूँ, सोचो आंसर सेम आएगा क्या आएगा, ट्राई करके देख लेते हैं। एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना डिफरेंस, लेंथ की अगर बात करें इंटरवल 0 से 3 कितना होगा 3, तो एवरेज वैल्यू एरिया अपॉन लेंथ कितना है 4 वोल्ट, सेम आया, क्यों सेम आया, उसका रीजन सोचो, ये ग्राफ क्या होता है, वापस रिपीट ही हो रहा है, एवरेज वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, तो इधर ये जो कंसेप्ट है रिपीटेशन का वो यूज कर, ठीक है ना, कि भले पूरा तो इतने का निकालो तो भी, ओके, ये सब नोट्स में दिया हुआ है, तो उसमें से प्रॉपर्ली लिख दिया, ठीक है ना, अभी प्रॉब्लम पे फोकस करो, नोट्स में से ढंग से लिख दिया, ठीक है, स्टेटमेंट लिखवा है। ये ग्राफ वाला देख लिया, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, सपोज करंट दिया हो I इक्वल टू I नॉट T बाई टाउ, तो जैसे इक्वेशन करंट I नॉट क्या कांस्टेंट है, टाउ भी क्या कांस्टेंट है, टाइम के साथ करंट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, अब तो ऐसी इक्वेशन दिया और पूछा कि भाई फाइंड
एवरेज करंट फ्रॉम t equal to 0 to τ। तो ऐसा पूछो कि अब मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है, इक्वेशन दी है, ग्राफ नहीं दिया हुआ, इक्वेशन दे रखी है। अब इक्वेशन दे रखी हो तो फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन पहले लिखने का तरीका, मैं सिर्फ अभी लिखने का तरीका बता रहा हूँ, खुद ट्राई करना वीडियो पॉज करके। एवरेज वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन i dt अपॉन डेल्टा। इसका मतलब तो आई की क्वेश्चन क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, लिमिट डेल्टा टी ऊपर खुद सोचो, देखो क्या है, एक बार ट्राई कर, देखो क्या निकलता है। वीडियो पॉज करो और सोचो। ट्राई कर लिए, तो देखते हैं आई की जगह इक्वेशन डाल दी। डेल्टा की मतलब क्या, टाइम इंटरवल, कहां से कहां इंटीग्रेट करें, 0 से 4, यहाँ पे क्या करता है, लिमिट भी क्या होती है। और इसका इंटीग्रेशन देखो, आई नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टावर है, यहाँ पे भी टावर, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, टावर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डी आई नॉट स्क्वायर बाई टावर स्क्वायर, तो सेम रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 4, यहाँ पे लिमिट डालोगे, टावर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या है मेरा आंसर, आई नॉट बाई, ठीक है, मेरी एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो चांस है कि क्वेश्चन ठीक है इक्वेशन दी हो, अगर इक्वेशन दी हो ऐसे कोई अलग आ जाए तो क्या करो, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसा अलग अलग इक्वेशंस के टाइप भी आ सकते हैं। ओके, ओके, हमने एवरेज वैल्यू स्टडी कर लिया। अब एक और जो हमने डिस्कस किया था, एवरेज वैल्यू होती है और कौन सी होती है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, वो स्टडी करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, करंट की अगर बात करें ना, तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, बोर्ड के लिए काम का है, वो डेफिनेशन अपनी नोट्स में है, वो डेफिनेशन समझा रहा हूँ, वो नोट्स में प्रॉपर्ली लिखना, मीनिंग समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है, आरएमएस वैल्यू का बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, दो रेजिस्टर मानो आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल रेजिस्टर है, एक में से एसी करंट जा रहा है, ऑल्टरनेटिव करंट, ठीक, इसमें से एसी जा रहा है, इसमें से डीसी जा रहा है। ठीक है, अब कोई भी रेजिस्टर से अगर करंट जाए, भले वो एसी हो या डीसी हो, हीट प्रोड्यूस हो, हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो सॉकेट होती है, अपना एनर्जी कंजम्पशन होता है, मेरा मेन कंसर्न किससे, एनर्जी, कि मैं कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ। तो जो हम सर्किट स्टडी करते हैं, नीचे जो मीटर्स और वो सब लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स, कोई भी अपनी बिल्डिंग और वो सब में जाके लिखना है, नीचे क्या मीटर्स लगे होते हैं, वो मीटर से ही पता चलता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हम उससे ही मतलब है एनर्जी कंजम्पशन। तो एनर्जी कंजम्पशन स्टडी करना हो तो ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू काम आती है, इसलिए प्रैक्टिकली आरएमएस वैल्यू बहुत जरूरी है। कैसे निकालते हैं, इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट क्या होगी, वेरिएबल करंट है, ऑल्टरनेटिंग मतलब क्या है, वेरिएबल होगा, कभी वेरिएबल हो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और डीसी में क्या कांस्टेंट है, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर इनटू डेल्टा है। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि वेरिएबल को इंटीग्रेशन करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आरएमएस कौन सी वैल्यू है, इस करंट को मैं अगर डीसी से रिप्लेस करूं, मुझे सेम हीट मिलनी चाहिए, जो ये हीट है वही क्या ये हीट है, तो ये जो करंट होता है जिसको आरएमएस, ठीक, वापस रिपीट कर रहा हूँ, आरएमएस का मतलब क्या है, ऑलरेडी अपने पास एसी था, ओरिजिनल एसी था,
कुछ हीट प्रोड्यूस हुई। अब तुम क्या कर रहे हो सिंपलिसिटी, इसको किससे रिप्लेस कर रहे हो? रेजिस्टर सेम है, सर्किट सेम है, करंट बस क्या कर रहे हो, करंट मुझे ऐसा डालना है कि दोनों में हीट क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो अपना काम हो जाएगा। तो ये दोनों को इक्वल करो, ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, आरएमएस √3। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, तो I²R/dt का इंटीग्रेशन और I²RMS R∆, ये दोनों के हीट क्या करनी है, आप तो क्या कैंसिल हो गए, कांस्टेंट है, तो इधर से आरएमएस वैल्यू देखो क्या है, इंटीग्रेशन I²dt/delta। ये इक्वेशन साइड पे लिख लो, अभी के लिए नोट्स में तो आई, अभी के लिए ये इक्वेशन साइड पे लिख लो। इस इक्वेशन से क्या मिलेगी, आरएमएस वैल्यू मिलेगी। एवरेज में क्या करते हैं, I का इंटीग्रेशन करते हैं, आरएमएस के लिए देखो क्या कर रहे हैं, I² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाकी सब चीजें। और क्या ध्यान रख रहे हैं, इधर आरएमएस जो मिलेगा वो स्क्वायर मिलेगा, तो फाइनल आंसर में अंडर रूट भी करना, ठीक है। तो ये इधर से क्या मिलेगा, आरएमएस मिलेगा। अब हमें प्रॉब्लम करना है तो इसके बेस पे प्रॉब्लम करना, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके अलग-अलग। पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे सेम, ठीक है, दूसरा अपने आप ट्राई करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वही लेते हैं, कौन सा, साइन और कॉस वाला, कि करंट में मेजॉरिटी 90% कितनी यही दिया होता है, I=I0 sin ω t और I=I0 cos ω t, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन क्या है, फाइंड I/RMS फ्रॉम, या एक काम करते हैं, एक साइकिल के लिए ले लेते हैं, I/RMS फॉर 1 साइकिल, ठीक है, इसके लिए ट्राई करते हैं। तो अब इसमें कैसे सॉल्व करें, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, I²RMS जो है उसकी अभी इक्वेशन पढ़ी, क्या होता है, I²dt/delta, I² स्क्वायर करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, I0² sin² ω t, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और नीचे क्या आएगा, डेल्टा। अब देखो एक साइकिल की बात करें, एक साइकिल की बात करें मतलब क्या, 0 से t पूरे टाइम पीरियड के लिए स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, t लिमिट भी क्या होगी, सेम होगी। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, I²RMS इसके बराबर है I0² और t कांस्टेंट है, मुझे मेन किसका इंटीग्रेशन करना है, sin² का, 0 से। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर, हमें साइन का इंटीग्रेशन पता है, कॉस का इंटीग्रेशन पता है, पर sin² का इंटीग्रेशन नहीं पता है। sin² का इंटीग्रेशन कैसे निकालें, कैसे भी करके इसको या तो अकेला साइन या तो अकेले कॉस में कन्वर्ट करने की ट्राई करो। तो क्या यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, तो इसमें यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, cos 2 ω t, उसको मैं तो लिख सकता हूँ 1 - 2 sin² ω t, इधर से देखो sin² ω t cos में कन्वर्ट हो जाएगा, sin² ω t = 1 - cos 2 ω t। अब अपना काम आसान हो जाएगा, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो I²RMS इसके बराबर है I0² और t, वो तो कॉमन है, इंटीग्रेशन 1 - cos ω t/2 0 से। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, I0² t, ये टू बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये इसके इंटीग्रेशन को ना मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है, 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या ऐसे अकेला लिखेंगे, माइनस इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं cos, ये दो का अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट क्या होगी सेम। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे I²RMS
आई नॉट स्क्वायर इंटू टी, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट डाली 0 से t, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो, इसका इंटीग्रेशन cos का क्या होता है sin, पूरा सॉल्व करके करोगे आंसर आएगा, पर थोड़ा स्मार्ट वर्क यूज करो, इसके पहले वाले एवरेज में हमने डिस्कस किया है, अकेला sin या cos और एक साइकिल में भी अगर स्टडी करो तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये जितना प्लस में होगा उतना ही क्या होगा माइनस, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा नोट कि ओवर अ साइकिल इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव हो जाता है, तो ये पार्ट तो क्या है डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई स्क्वायर आर एन एस आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये लिमिट डालोगे क्या बचेगा इधर t, ये तो 0 इग्नोर कर, ये कैंसिल हो गया है, रिजल्ट देखो आई आर एन एस मिल जाएगा, ये तो स्क्वायर है, आर एन एस से इसका अंडर रूट लो, क्या हो गया आई नॉट बाई, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये लिख लेना, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आएंगे आगे जिसमें यूज करेंगे, ठीक है, कि अगर साइन या कॉस फंक्शन है तो ये रिजल्ट यूज करो कि आर एन एस वैल्यू निकालनी हो, क्या होता है आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट, करंट आ जाए उसकी जगह वोल्टेज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगी इक्वेशन कि आर एन एस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट, तो ध्यान रखना है साइन या कॉस है तो ही यूज करो, ठीक है ना, ये एक पॉइंट जरूर, ओके। अब इसके अलग अलग क्वेश्चन करना है, ठीक है, खुद ट्राई करना है। एक क्वेश्चन क्या करते हैं, सपोज वोल्टेज ऐसे दिया हुआ है V नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टा, तो ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें तुम्हें निकालना है आर एन एस वैल्यू, ठीक है, तो फाइंड वी आर एन एस फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू टा, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन आ गई, इसमें तुम्हें आर एम एस निकालना है, तरीका सेम है, स्क्वायर की इक्वेशन पता है आर एम एस की, स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करना है, इसमें बस मैं मेन इक्वेशन लिख के देता हूं, क्या होगा v इक्वल टू वी आर एम एस, क्या हो जाएगा v स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो अपॉन डेल्टा t, तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे क्या हो जाएगा v नॉट स्क्वायर ई रेज़ टू, इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो माइनस 2t बाई टा dt, नीचे क्या है इंटरवल है तो 0 से टा होगा, क्या घटा होगा, लिमिट भी क्या होगी, अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आना है, इंटीग्रेट करो, लिमिट डालो, करो, सॉल्व करो, जो क्या आंसर आ रहा है ट्राई कर सकते हो। तो सॉल्व करते हैं, इसमें अच्छा ये बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाई टा इंटीग्रेशन
इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस ई रेज़ टू माइनस 2t बाई टाउ dt 0 से टाउ। तो e नॉट स्क्वायर बाई टाउ तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन याद है e रेज़ टू माइनस 2t बाई टाउ वैसे रहेगा, पर साथ में जो कांस्टेंट होता है वो डिवीजन में आ जाता है, मतलब माइनस 2 बाई टाउ लिमिट डालनी है 0 से टाउ। तो इधर जो टाउ कैंसिल हो गया, इधर आ गया तो माइनस e नॉट स्क्वायर बाई 2 लिमिट डालो, पहले यहाँ पे लिमिट डालो टाउ तो कितना हो जाएगा e माइनस, यहाँ पे 0 डालो e तो 0 क्या हो जाता है बस। तो b स्क्वायर आ रहे में क्या कहना है, ये माइनस अंदर डालो, जो माइनस साइन है वो अंदर डालो, तो क्या लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर बाई 2, ये उल्टा हो जाएगा 1 माइनस e माइनस 2। हमें v RMS चाहिए, ये ध्यान रखना, ये का अंतर है उसका अंदर रूट भी करना होता है, तो v नॉट बाई रूट 2 अंदर रूट माइनस, ठीक है ना, जाएगी अपनी RMS वैल्यू। तो इक्वेशन दी हो, ये जो फॉर्म लिखा है उसको ही फॉलो करना है, ठीक है। ओके, ये इक्वेशन वाला देखेंगे। एक और जो पार्ट है वो कौन सा ग्राफ, अगर ग्राफ आ जाए और आरएमएस निकाल दे तो क्या करें, उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे टी, यहाँ पे बी, तो ऐसा कुछ ग्राफ 0 3 6, ये मान लो कुछ 40 ले लो। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, आरएमएस निकालना है, ठीक है। एवरेज हमने निकाला था, अब आरएमएस निकालना है, आरएमएस निकालना है। तो एवरेज में याद हो तो एवरेज में क्या करते थे हम, एरिया निकाल लेंगे डिवाइड बाय लेंथ। इसमें सोचो ये वाले क्वेश्चन, अगर मुझे बी आरएमएस निकालना है तो ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन में स्क्वायर आ रहा है अपॉन लेंथ, उधर एवरेज के लिए क्या किया था, एरिया अपॉन लेंथ, बी स्क्वायर आया था, ऐसा कर सकते हैं एरिया स्क्वायर अपॉन लेंथ। तो ये मैथमेटिकल थोड़ा पार्ट है, पता होना चाहिए ये वाला पार्ट, क्या कर सकते तो नहीं कर सकते, ये पूरा मीनिंग ही अलग हो जाता है। तो ध्यान रखना, भले ग्राफ दिया हो, आरएमएस वैल्यू पूछो, एरिया से नहीं आएगा, इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए ना इक्वेशन बताने की करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट पॉइंट याद हो, 0 से 3 करूं या 0 से 6 करूं, आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि ग्राफ का रिपीट हो रहा है। तो मैं सिर्फ 0 से 3 सॉल्व करूंगा, इसकी इक्वेशन बना सकते हो, फ्रॉम इक्वल टू 0 3 3 स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन पता होती है, क्या थी इक्वेशन, y इक्वल टू ma ओरिजिन से पास होता है, इधर y की जगह क्या लिया है b, n का मतलब क्या होता है, स्लोप, तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं, मान लो थीटा है तो tan थीटा, वही क्या देगा स्लोप, तो कितना होगा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 40/3, ये क्या हो जाएगा अपना स्लोप, तो 40/3 x की जगह क्या है, देखो आ गया इक्वेशन। अब तो क्या है ना, प्रॉब्लम जैसा ही हो गया, इक्वेशन दी है, इंटीग्रेशन करो, सॉल्व करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, इसका आंसर आना चाहिए, ये वाली बात देखो क्या है।
इंटीग्रेशन v स्क्वायर dt अपॉन डेल्टा t। तो v स्क्वायर ये इक्वेशन आ गई है, क्या हो जाएगा 40/3 उसका स्क्वायर v स्क्वायर dt। टाइम इंटरवल 0 से 6 पूछा है, तो अभी हमने डिस्कस किया 0 से 3 इंटरवल तो भी चलेगा, ठीक है ना, सेम आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 0 से 3। तो v स्क्वायर आ रहे हैं क्या हो गया ये 40 स्क्वायर राइट। देखो ये 9 खाते अभी लिख रहा हूँ, ये 9 और 3 कितना है 27। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3 0 से लेकर कितना होगा 3 जाएगा ना आसान, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40 स्क्वायर ये 27 into 3, यहाँ पे 3 डालो, 3 का क्यूब कितना होगा 27, कैंसिल हो गया। तो v आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, अंडर रूट करो 40/3, ठीक है हो गया। तो ध्यान रखना है अगर ग्राफ है, ग्राफ में आरएमएस पूछा तो एरिया से नहीं, ठीक है ना, एरिया का यूज नहीं करना है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। ओके, एक और क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं वो पूरा अपने आप ट्राई करो, ठीक है। ओके, आई और टी है और ऐसा ग्राफ भी ये जो है, ठीक है, सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, सर्कुलर शेप है, ये 0 यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0,1, ठीक है, सर्कुलर पार्ट है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब इसमें फाइंड करना है, फाइंड आई है, ठीक है, क्या करेगा इधर से इधर टाइम का फ्रॉम इक्वल टू 0 to, ठीक है ना। देन एरिया को निकालना नहीं है, इक्वेशन बनाओ इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो जो क्या है। ओके, कुछ आंसर आया उसको एक बार चेक कर लो। सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन पता है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r क्या होता है उसका रेडियस, इसको मुझे ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो x एक्सिस में इधर क्या दिया हुआ है t, y क्या दिया हुआ है i, रेडियस पार्ट ठीक है a के बराबर है, क्या होगा a स्क्वायर। तो इधर से देखो मुझे i मिल गया, i स्क्वायर किसके बराबर होगा a स्क्वायर माइनस t। अब यहाँ पे इसको अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, याद रखो i RMS निकालना है मुझे, तो i स्क्वायर RMS इक्वल टू इक्वेशन क्या होगी इंटीग्रेशन i स्क्वायर dt अपॉन डेल्टा। ऑलरेडी i स्क्वायर है तो ये फॉर्म रखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा इंटीग्रेशन i स्क्वायर की जगह क्या आएगा a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt डेल्टा t 0 से 1 का वैल्यू तो ये a ये 0 to i स्क्वायर RMS, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a स्क्वायर t माइनस t स्क्वायर dt है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3 0 से a अपॉन क्या आएगा a। जब पहले ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये a³ माइनस इधर a डाल a³/3 माइनस t, तो i स्क्वायर RMS
किसके बराबर आएगा ये 2/3 a²। तो आई आ रहा है इसके बराबर आएगा √2/3 इंटू, ठीक है, यह आ गया अपना आई आ रहा है, ठीक है। ग्राफ बदल गया हो, इक्वेशंस बनानी चाहिए। हाँ पर ये कंडीशन है, तुम्हें इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या JEE का है, ठीक है ना। नीट में चांसेस कम है, नीट में इससे पहले वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या रीजन है? सर्कुलर, ये सब इक्वेशन क्या है जनरली मैथ्स में आती है, ठीक है ना, तो इसमें चांसेस कम है, JEE में आ सकता है, ठीक है। ओके, अब ये एक लास्ट पार्ट अपना बचा है, तो ये करंट वाला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा। इसमें अब सपोज इक्वेशन आया, हमने अकेला साइन देखा, अकेला कॉस देखा, अब सपोज कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या करें। सपोज ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, आई इक्वल टू सपोज आ जाए I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो जैसे कोई इक्वेशन है। अब इसका तुम्हें आरएमएस निकालना है, सोचो इसका स्क्वायर करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट डालोगे, कितना लेंथी हो जाएगा, आंसर नो डाउट आएगा, तो कितना लेंथी हो जाएगा। इसकी ना एक ट्रिक बता, वो ट्रिक लिख के लिखना, नोट्स में तो है ही, लिखी हुई है, ठीक है, तो अभी के लिए एक ट्रिक बता देता। कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ओमेगा सेम होना चाहिए, तो ओमेगा क्या है, सेम है। तो आई आरएमएस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वेक्टर एडिशन याद है, सी स्क्वायर इक्वल टू याद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो यूज करो डायरेक्ट, उससे आंसर आता है। इसमें ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो क्या होगा, ये अंडर रूट इसका आरएमएस निकालो, तो I1 नहीं है, I1 आरएमएस उसका स्क्वायर प्लस I2 आरएमएस उसका स्क्वायर प्लस 2 I1 आरएमएस I2 आरएमएस cos। अब यहाँ पे क्या करोगे, इनके बीच का एंगल, तो इधर ओमेगा टी प्लस 5 कितना डिफरेंस है, 5। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आरएमएस, ठीक है। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर। अगर कोई एवरेज वैल्यू पूछे तो क्या करो, पहले का एवरेज निकालो प्लस दूसरे का एवरेज निकालो, खत्म। एवरेज वैल्यू सिंपल है, इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, ऐड कर दो, एवरेज मिल गया। मेन हमें किससे ध्यान देना है, आरएमएस, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करो अपना। तो जैसे इक्वेशन दी है, आई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पी कॉस ओमेगा, ठीक है, ये लिखो, फाइंड आई आर, ठीक है, एक टाइटल के लिए आई आर एस तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। एक बार ट्राई करो, ये फॉर्मूला लगा के ट्राई करो, एक बार देखो क्या है।
चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो ना इनकी आरएमएस वैल्यू निकालना। I1 आरएमएस कितना हो गया? मैक्सिमम वैल्यू है, क्या हो जाएगा? T0/√2 पहले डिराइव किया था ना हमने, ऐसे इसकी आरएमएस निकाल दो। I2 आरएमएस वो कितना होगा? V/2, ठीक है, ये दोनों आ गए। फाइव कितना होगा सोचो, ये साइन और कॉस 0 नहीं आएगा। फाइव साइन और कॉस कितना फर्क होता है दोनों में? 90 डिग्री का, ध्यान रखना, ठीक है। 5 0 नहीं होगा, क्या होगा? 90 डिग्री। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आई आ रहा है कितना होगा? अंदर इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर/2 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले का आरएमएस दूसरे का आरएमएस cos 90 है, ये तो क्या हो गया? 0 पाई आरएमएस क्या है अपना? √2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय, ठीक है ना, ये अपना क्या हो गया? आरएमएस आ गया। ये पार्ट स्ट्रिक्टली कॉम्पिटिटिव का है, कोई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर कॉम्पिटिटिव में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम हो तो ये यूज करो, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। एवरेज और आरएमएस उसमें इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्किट स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि इसमें रेजिस्टर आ सकता है, कैपेसिटर आ सकता है, हमने को EMI तरीके का इंडक्टर वो भी आ सकता है, तो उसमें बिहेवियर सर्किट का कैसा होगा वो स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसकी जो नोट्स भेजी है वो ढंग से लिख लेना, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ओके।